नमस्ते भैया बहन। आज इस वीडियो में हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है राउल केला से पत्र। अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर आ रहा है कि राउल केला से पत्र अर्थात इस पाठ में किसी ने पत्र लिखा है। तो मैं आपको बता दूं, यह जो साहित्य की विधा है वह पत्र विधा है, यानी एक माँ पुत्र के नाम या एक पिता पुत्र या पुत्री के नाम या एक मित्र मित्र के नाम पत्र लिखकर अपनी बातों को रखता है या किसी संदर्भ में जानकारी देता है, तो इसे साहित्य में संग्रहित किया गया है और इसे पत्र विधा के नाम से जाना जाता है। अब दूसरी बात है, जैसे आप लोग इस पाठ में देखेंगे कि जो इसमें पत्र लेखन की जो शैली दी गई है वह आज की शैली से भिन्न है। आज हम लोग बाएं साइड ही अर्थात बाएं तरफ दिनांक और पता लिखते हैं, तत्पश्चात संबोधन लिखते हैं। लेकिन आप इस पाठ में देख रहे हैं कि दाहिने और बाएं दोनों ही जगहों का, दोनों ही स्थानों का प्रयोग किया गया है। फिर नीचे में भी जो हम लोग अपना लिखते हैं वो बाएं साइड ही लिखते हैं, लेकिन इसमें दाहिनी साइड यानी दाहिने ओर लिखा गया है। तो यह पाठ जब लिखा गया था उस समय यही शैली प्रचलित थी, इसलिए इस पाठ में उसी का प्रयोग किया गया है। अब आइए हम लोग पाठ पर चले। यह तो बात पत्र लेखन की शैली की थी। जैसे पाठ से नाम है, पाठ का नाम है राउल केला से पत्र, अर्थात पाठ के नाम से स्पष्ट होता है कि इसमें राउल केला का वर्णन होगा। लेखक ने अपने मित्र के नाम जो यह पत्र लिखा है उसमें राउल केला के स्टील प्लांट का उसने वर्णन किया है। हम सभी जानते हैं कि राउल केला जो है वह उड़ीसा प्रांत में है और यहाँ का जो स्टील प्लांट है वह भारत के एक बड़े स्टील प्लांटों में से एक है। आज हम सभी देख रहे हैं कि आज का युग जो है वह इस्पात का युग है, क्योंकि सुई से लेकर भारी भारी गार्डर सभी इस्पात से बनाए जाने लगे हैं। अर्थात आज इस्पात की खपत जो है वह बहुत ज़्यादा है। हमारा जीवन जो है वह इस्पात पर टिका हुआ है। इसी कारण से आज के युग को हम लोग इस्पात युग कहते हैं। यह सिर्फ आधुनिक काल की ही बात नहीं है, प्राचीन काल में भी इस्पात का उपयोग होता था। अभी हम लोग दिल्ली में कुतुब मीनार को देख रहे हैं। यह कुतुब मीनार 1600 वर्ष पुराना है और इस पे जो लोहे की लाट है जिसमें आज तक जंग नहीं लगी है और न इसकी चमक कम हुई है। इसको देखने से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल से ही इस्पात का उपयोग होते आ रहा है। ये तो बात इस्पात की थी। अब आइए हम लोग राउल केला स्टील प्लांट के विषय में कुछ जानें। हमारे देश में इस्पात के केवल 3 कारखाने थे और इतने बड़े विशाल देश के लिए इस्पात की खपत जो थी बहुत ज़्यादा थी और उत्पादन बहुत कम था। 1962 में जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति हुई तब यह अनुमान लगाया गया कि भारत में प्रतिवर्ष 60 लाख
टन इस्पात की आवश्यकता होगी। अतः और अधिक कारखाने खोलने की आवश्यकता है और इसकी योजना 5 वर्षीय योजना में बनी और हमारे देश में इस्पात के कारखाने के लिए 3 स्थान चुने गए, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। भिलाई मध्य प्रदेश में है और दुर्गापुर बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में। और इन 3 कारखानों की स्थापना हुई। फिर हिंदुस्तान स्टील नामक संस्था भी बनाई गई और इसका मालिकाना अधिकार भारत सरकार के पास रखा गया। इस पाठ में हम लोग राउरकेला के विषय में जानेंगे। लेखक जो है इसमें आंखों देखी घटना का वर्णन कर रहा है। प्लांट में जाकर उसने देखा कि बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं वे काम कर रही हैं। इन विशाल मशीनों को देखकर उसे ऐसा लगा कि ये दैत्याकार मशीनें हैं जिनकी शक्ति बिजली और आग है। कहने का मतलब हम लोग एक राक्षस की जब कल्पना करते हैं, दैत्य की जब कल्पना करते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक विशाल कदकाठी, मजबूत फौलादी, विशालकाय शरीर, कर्कश आवाज़ जैसे व्यक्ति की कल्पना होती है जिसको देखते ही हम डर जाते हैं। ठीक उसी तरह मशीनें जब चलती हैं तो उनकी घड़घड़ाहट जो है, उनकी जो मशीन चलने की जो आवाज़ें होती हैं बहुत कर्कश होती हैं और मशीनें भी बहुत विशाल विशाल होती हैं। तो इनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये दैत्याकार हैं, दैत्य हैं। लेकिन दैत्य मानव जाति का कल्याण नहीं करते थे, लेकिन ये दैत्याकार मशीनें मानव जाति का कल्याण करती हैं। अब आगे वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि जब वो प्लांट में जाता है तो देखता है कि एक ओर भट्टियों से लाल चमकता हुआ लोहा निकल रहा है तो दूसरी ओर विशालकाय मशीनें उन तपते हुए लोहों को चादर में, गार्डर में बदल रहे हैं। सबसे पहले भट्टी में चादर बनाने के लिए सबसे पहले भट्टी में लौह अयस्क करते हैं कच्चे लोहे को जो जमीन से निकाला जाता है और इस लौह अयस्क को कोयला और चूना पत्थर के साथ उन भट्टियों में झोंका जा रहा था और कोयला जलकर भट्टी में गर्मी उत्पन्न करती थी जिससे लोहा पिघल जाता था। चूना पत्थर जो है इस लोहे को साफ करता है और इस प्रकार तैयार किए गए लोहे में कार्बन की मात्रा अधिक हो जाती है। चूँकि वह लोहा जलता है इसलिए उसमें कार्बन की मात्रा अधिक हो जाती है। इस कार्बन को ऑक्सीजन की सहायता से अलग किया जाता है। ऑक्सीजन से लोहा साफ करने की जो विधि है वो सिर्फ राउरकेला में ही अपनाई जाती है, यानी ऑक्सीजन से उस लोहे को साफ किया जाता है। लेखक जो है इन सारे दृश्यों को देखकर आश्चर्यचंबित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। उसकी आंखों के सामने वही दृश्य नाच रहा होता है जिसका वर्णन करने के लिए वो काफ़ी बेचैन हो जाता है। वो वर्णन करते हुए कहता है कि लोहे की भट्टी जो है, दहकते हुए लोहे को उस भट्टी से निकाला जाता है। बहुत बड़ी शिला जो है वो तेज़ी से बाहर ढकेलती है। फिर दूसरी मशीन उसे अपने चपटे हाथों से उस शीले को दबाकर आधी मोटाई की बनाती है। अर्थात यह सारा काम जो है वो मशीन ही कर रहा होता है। फिर आगे चलकर मोटाई जो है वो घटती जाती है और जब मोटाई घटती चली जाती है तो चादर जितनी वो पतली बन जाती है। फिर एक मशीन जो है
वो पानी का छींटा मारता है, उसे ठंडा करता है। फिर जो तेज दांत वाली मशीन होती है, उस चादर को काटकर एक विशेष नाप की बना दी जाती है और यह सब काम जो है मिनटों में हो जाता है। चादर से पाइप बनाने का काम तो और भी कौतूहलपूर्ण होता है। यानी भट्ठी से लोहा पिघलते जाता है, फिर उसे पानी का छींटा मारकर ठंडा किया जाता है, फिर उस चादर को पतला किया जाता है, फिर उसका पाइप बनाया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कुम्हार जो है एक ही मिट्टी से कई प्रकार के बर्तन, कई प्रकार की वस्तुओं को बनाता है। ठीक कारखानों में भी हमारी भट्ठियाँ जो हैं उसी तरह का काम करती हैं। जैसे कुम्हार अपनी उंगली से दबाकर मनचाही शक्ल से बर्तन बना देता है, वैसे ही यहाँ मशीनें जो हैं चादरों को दबाकर घुमाकर कुछ ही मिनटों में गोल पाइप की शक्ल बना देती हैं। फिर जो पाइप बनाने के क्रम में जो कतरनें निकलती हैं, उन कतरनों को फिर कारखाने में भेज दिया जाता है और उसकी कुछ दूसरी वस्तु बन जाती है। तो इस तरह राउरकेला में किस तरह कच्चे लोहे से पाइप बनाने का काम या अन्य वस्तुएं बनाने का काम होता है, यह सब जो लेखक है इस पाठ में वर्णित कर रहा है। यहाँ हजारों आदमी जो हैं वो काम करते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी क्रेनें हैं जो बहुत विशाल होती हैं और इन लोहे की बड़ी बड़ी सामानों को चुंबक के द्वारा उठा लेती हैं। लेकिन काम तो मशीन करती है, लेकिन इसको करने वाला कौन है? एक केबिन में बैठा हुआ व्यक्ति इन सारे कामों को अंजाम देता है। अर्थात छोटी छोटी बटनों के सहारे इन दैत्याकार मशीनों पर वह अपना नियंत्रण रखता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कामें तो मशीनें करती हैं, लेकिन उसको संचालित करने वाला मानव ही है। विज्ञान इतना प्रगति कर चुका है, लेकिन ये किसके सहारे? मानव के सद्विवेक के सहारे। तो मनुष्य जो है, भले ही आज का युग वैज्ञानिक युग है, सभी कामें जो हैं वह विज्ञान के द्वारा बनाई गई मशीनों के द्वारा ही हो रही है, लेकिन इसको संचालित करने वाला मानव ही है। अतः ये मानव पर निर्भर करता है कि वह मशीनों का उपयोग अपनी भलाई के लिए कर रहा है या अपनी बुराई के लिए। तो हम लोगों ने इस पाठ में देखा कि पत्र शैली के द्वारा राउरकेला के विषय में लेखक ने अपने मित्र के सामने जो वर्णन किया है वह इस विधा के द्वारा हमारे पास पहुंचा है और हम लोगों ने राउरकेला के विषय में जाना। वहाँ के स्टील प्लांट में काम कैसे होता है इसके संदर्भ में हम लोगों ने जाना है। आशा है आपको पाठ पसंद आया होगा। धन्यवाद।